हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू स्मार्ट किरा। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एरिया आपके बहुत सारे दूसरे एरियाज़ को इम्पैक्ट करती है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग देखने में तो सिर्फ वो रीजनिंग का जो 8-10 नंबर है वो दिखता है, लेकिन जो दिखता नहीं है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन जो दिखता नहीं है वो पूरा आइसबर्ग है। वो क्या है ना? वो ये है कि क्रिटिकल रीजनिंग का एप्लीकेशन हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है, पैराजम्बल्स में होता है, और कोई भी इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस, इवन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जिसमें वर्ड्स के ऊपर आपको रीजनिंग लगा के उसको सॉल्व करना होगा, उस पे रहता है। तो द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग इन योर एग्जाम्स, स्पेशली इन योर मेंस एग्जाम, कोई भी मेंस हो, वो चाहे क्लर्क मेंस हो, पीओ मेंस हो, उसमें कैन गो अप टू द ट्यून ऑफ 30+ मार्क्स, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ वो 8-10 नंबर सीआर का नहीं होता है, ये बाकी सारे चीज़ों पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, ठीक से समझिएगा, और कहीं पे भी कुछ भी डाउट आए तो उसको जो है मेरे पास लेके आइएगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी लैकिंग स्किल सेट ना रह जाए आपका, राइट। ओके, तो पहले देखेंगे एजेंडा। ना एजेंडा आज ये है कि पहले तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन से पहले उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट और उसको करने का अप्रोच बताऊंगा, राइट। एक क्लियर कट अप्रोच जिसको आप टाइम बाउंड वे में लगा के आपका आंसर जल्दी से जल्दी लेके आ पाओ। फिर उसी कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन की टेक्निक को हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेंस पैटर्न के बेसिस पे उन पे लगाएंगे, राइट। और इसी दौरान मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करके आप टाइम बाउंड मैनर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज हमारे पास टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कोई भी एग्जाम में, और खास करके इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्वियसली। तो टाइम बाउंड मैनर पे अगर हम लोग नहीं कर पाए तो हमारा सब पढ़ा पढ़ाया ज्ञान वो कोई काम का नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट द एडवांटेज ऑफ माई नॉलेज, राइट। तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा, इन द सेंस कि एक क्वेश्चन के हिसाब से जल्दी। ऑब्वियसली वो कैप क्वेश्चन जितना जल्दी तो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन नहीं होगा, बट उस हिसाब से क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी जल्दी करना पड़ेगा। And at the end, we will summarize the process in easy to follow step by step technique. तो एंड तक बने रहिएगा। एंड में जब मैं समरी दूंगा उससे आपको हेल्प होगा कि आप किस तरह से अप्रोच करेंगे जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज मेरे साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गया, और लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करने लगो वो चीज़ें आप खुद के ऊपर नहीं अप्लाई कर पाओ उस तरह से जिस तरह से मेरे साथ बैठ के आप लोग कर रहे हो। तो इसीलिए वो एंड में जो मैं समरी दूंगा उसको ध्यान से देखिएगा। अब देख लेते हैं कि आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के क्लास से रिलेटेड और क्रिटिकल रीजनिंग इन जनरल से रिलेटेड। पहली चीज़ तो जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा और एक क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा लेक्चर को पॉज करने और उस क्वेश्चन को करने के लिए। मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनने से पहले आपको वो क्वेश्चन करना है खुद से, राइट। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, लेकिन करना है। और करने के बाद क्या करना है? कमेंट सेक्शन में आपका आंसर मेरे आंसर देखने से पहले, एक्सप्लेनेशन देखने से पहले ही डाल देना है, राइट। इससे क्या होगा? पहली बात तो आप, बिकॉज यू हैव टू पुट योर आंसर, आप वो करोगे खुद से। दूसरा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप उसको फॉलो करोगे, उस लॉजिक को फॉलो करोगे, एंड फिर उसी कमेंट को एडिट करके आप डाल सकते हो कि यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन और नॉट। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपका क्या लॉजिक है उसमें वो भी डाल सकते हो, राइट। तो इससे होगा क्या कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की क्लैरिटी आएगी। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया कि आपने सही किया था, गलत किया था, और गलत किया था तो क्यों किया था, देन इट इज ओके, राइट। तो आप डाल दीजिए कि यस आई अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपना लॉजिक दीजिए। उससे एक तो होगा कि आपका थॉटफुलनेस बढ़ेगा, राइट। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता हूं कि आप कहां गलत जा रहे हो। इससे आपकी क्लैरिटी और बेटर होगी, ठीक।
दूसरी चीज़ जो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है आफ्टर यू गो थ्रू दिस सेशन, इस सेशन में, इस लेक्चर में मैंने जो जो टॉपिक उठाए हैं, ऑब्वियसली पूरा क्रिटिकल रीजनिंग तो एक में उठाना पॉसिबल भी नहीं है और आप समझ भी नहीं पाओगे उस तरह से, बट जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाए हैं, मैंने देख के उठाए हैं जो जिसका इम्पैक्ट नॉर्मली आपके मेंस एग्जाम में अराउंड 60 to 70% होता है, तो उनका प्लस जो जो चीज़ें मैंने नहीं उठाए इसमें, उन सब का एक ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप कोर्स आपको बेसिक टू एडवांस क्रिटिकल रीजनिंग में अगर चाहिए है तो उसका रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उसकी बेसिस में मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसी की बेसिस में आपके लिए कुछ मैं सोच सकता हूँ, राइट। तो ये दोनों चीज़ आपको रिस्पॉन्ड करना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, तीसरी चीज़ जो फ्यूचर के लिए है वो है कि इस लेक्चर को अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख दो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसको सेव करके रख दो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप उनके साथ भी ये लॉजिक और ये क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर सको। बिकॉज पता है क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट अबाउट माइंडलेस प्रैक्टिस। आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आपके गलत होने के चांसेस और बढ़ेंगे ही। उसकी जगह पे अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में लॉजिक को अप्लाई करने का टेक्निक आ गया, तो आप 30-40 भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ऊपर चली जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये स्किल सेट लाने के लिए ना, आप जितना डिस्कस करोगे, डिबेट करोगे, अपने लॉजिक को लेके दूसरों के साथ डिस्कस करोगे, वो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो एक लेवल ऑफ डिस्कशन तो हमारा इस क्लास में होगा, दूसरा लेवल ऑफ डिस्कशन आप जब अपने लॉजिक को कमेंट सेक्शन में डालोगे तब होगा आपका और मेरा, और तीसरा लेवल ऑफ डिस्कशन होगा जब आप अपने स्टडी ग्रुप में ये सारा चीज लेके डिस्कस करोगे, राइट। ये सारी चीजें आपको 1, 2, 3 अलग लेवल पे लेके चला जाएगा, ठीक, राइट। तो दीज आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम लोग चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन के बेसिस पे ही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, समझेंगे, ओके, राइट। क्या करना है, अभी पॉज नहीं करना है, पहले तो आपको मैं इसकी बेसिस समझा दूंगा और उसके बाद आपको ये पॉज करके पढ़ना है और क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि इसको अप्रोच कैसे करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अज्यूम्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन है अजम्पशन टाइप का। मैंने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने लेके आज आप लोगों को बताने वाला हूं, सो दैट आपका जो एक मेजर एरिया है उसमें एक क्लैरिटी आना चालू हो जाए, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अब एजम्पशन के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें फिट होनी चाहिए, तो वो ये 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात, देखिए, जब आपको अजम्पशन क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज नॉट योर अजम्पशन, ये ऑथर का अजम्पशन पूछा जा रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा, पहले लेवल पे गलती तो बच्चे यहां पे कर देते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आपका अजम्पशन नहीं, ऑथर का अजम्पशन पूछा जा रहा है, जो स्टेटमेंट को लिख रहा है उसका अजम्पशन पूछा जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, अजम्पशन जो है कंक्लूजन का बेस है। कंक्लूजन एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑथर ने कुछ चीजें अज्यूम किया है उस स्टेटमेंट को लिखते वक्त, उस आर्ग्यूमेंट को बनाते वक्त, राइट। तो ये जो पूरी पार्ट है इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। ये जो पूरी पार्ट है क्वेश्चन तक, ओके, इसको कहते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट। तो इसको स्टेट करते वक्त ऑथर के दिमाग में जो जो चीजें उनके बेस आइडियाज हैं उनको हम अजम्पशन कहते हैं। तो अजम्पशन जो है कंक्लूजन का बेसिस है, तो इसका स्कोप जो है जनरल है। जब मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज का, कोई भी स्टेटमेंट का, कोई भी आर्ग्यूमेंट का स्कोप जनरल है, इसका मतलब क्या है, राइट। जैसे मैं ये कहता हूं कि क्रिकेटर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, राइट। क्रिकेटर्स जो है बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, ओके, हार्ड वर्किंग पीपल। और मैं ये कहता हूं कि स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्सवुमन आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, इन दोनों सेंटेंसेस में किसका स्कोप बड़ा है? ऑब्वियसली इसका स्कोप बड़ा है। क्यों इसका स्कोप बड़ा है? बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद द वेरिएबल स्पोर्ट्समैन, जो कि बड़ा वेरिएबल है देन क्रिकेटर। क्रिकेटर इज अ सबसेट ऑफ स्पोर्ट्समैन, राइट। तो देयरफॉर स्कोप ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन स्कोप ऑफ
दिस स्टेटमेंट। ओके राइट, तो ये मतलब है स्कोप का। अब ये एजम्पशन में क्या कैसे फर्क पड़ता है आ रहा हूं, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि एजम्पशन बेसिस होता है जिसके ऊपर बेस करके ऑथर जो है अपना आर्गुमेंट को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये भी हुआ, अब यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेस्ड ऑन लॉजिक ऑब्वियसली, कि अगर मैंने अजम्पशन को निगेट कर दिया, मतलब अगर अजम्पशन को झुटला दिया, तो आपका जो पैराग्राफ का कंक्लूजन है, आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन है, वो भी उसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी, वो भी झुटला दिया जाएगा। राइट, ठीक है, क्योंकि जिसके बेसिस पे आपका आर्ग्यूमेंट खरा है, उस फाउंडेशन को अगर मैंने नीचे से खींच लिया तो बिल्डिंग भी तो गिर जाएगा ना। राइट, बिल्डिंग का फाउंडेशन खींच लिया तो गिर जाएगा, तो अजम्पशन फाउंडेशन की तरह है बिल्डिंग का। अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए पहले आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। राइट, दीजिए अपना टाइम पॉज करके, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी अगर नहीं भी आई है तो इनका मतलब क्या है विथ रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। डन। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इसको। एटलीस्ट 85 फॉरेस्ट फायर्स आर रेजिंग इन उत्तराखंड and have destroyed 165 acres of land in the past 24 to 48 hours, right? Forcing the state to seek the center's intervention. तो उत्तराखंड में बहुत सारे फॉरेस्ट फायर 85 इन नंबर्स जो है लास्ट 24 टू 48 आवर्स में आए हैं, और वो 165 एकड़ की जमीन जो है तहस नहस कर दिया है, और इसकी वजह से सेंटर से स्टेट ने हेल्प मांगा है, जिसकी वजह से सेवरल सोटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स वर पास्ड इनटू सर्विस टू स्प्रे वाटर ओवर द फायर्स, इवन एज इट बिकेम क्लियर दैट द स्टेट with a forest cover of 71% of the area still does not have an effective strategy to deal with forest fires. तो इसमें ऑथर एंड में क्या बोलता है, कंक्लूड क्या करता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट से, क्या इवेंट से कि फायर आया, उसके वजह से स्टेट ने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी डिप्लॉय किया, जिन्होंने वाटर स्प्रे किया फायर को बुझाने के लिए, और इससे हमें ये इन्फर करने को, कंक्लूड करने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद अब भी यू नो दिस इज द वर्ड, स्टिल डज नॉट हैव एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू डील विथ फॉरेस्ट फायर्स। यही दिया हुआ है ना। राइट, तो ये समरी है, ये फ्लो है, ये माइंड मैप है इस पूरे पैराग्राफ का। अब हम क्या बोल सकते हैं कि ऑथर ने क्या एज्यूम किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज्यूम्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। तो मैंने क्या कहा कि ऑथर का अजम्पशन देखना है इसमें, नॉट मेरा और आपका। तो जिस ऑथर ने लिखा है उसने इस डेटा के बेसिस पे कंक्लूड कैसे कर दिया कि स्टेट के पास अब भी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए कर दिया बिकॉज ऑथर को लगता है कि अगर होती है तो स्टेट को सेंट्रल के पास नहीं जाना पड़ता। राइट, अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस से ही क्वेश्चन के आंसर करने का जो टाइम है वो आधी हो जाती है। सीएम ऑफ उत्तराखंड विल रिजाइन एज अ फेलियर टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट फायर इश्यूज। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये ऑप्शन अगर मैंने झुटला दिया कि सीएम ऑफ उत्तराखंड रिजाइन नहीं करेंगे, तो भी क्या ऑथर का ये कंक्लूजन फिर भी नहीं हो सकता कि स्टेट के पास अभी भी अच्छे टेक्निक नहीं है? तब भी तो हो सकता है ना। मतलब पहला वाला ऑप्शन रहने और ना रहने का ऑथर के कंक्लूजन के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर, फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? राइट, तो ये हमारा अजम्पशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये अजम्पशन होता तो हमारा वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन ही नहीं रहता, जैसे कि मैंने बात किया था। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स इन द स्टेट इज अ लॉन्ग टर्म इशू विच आर फ्रॉम ईयर्स। अब इसको क्यों उल्टा करके देखते हैं, निगेट करके देखते हैं कि भाई नहीं, फॉरेस्ट फायर तो बहुत शॉर्ट टर्म इशू है। राइट, अगर शॉर्ट टर्म इशू है तो क्या ऑथर यहां पे स्टिल डज नॉट हैव एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बोलता? नहीं बोलता ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इशू है, ये इशू बहुत दिनों से चल रहा है, इसीलिए ऑथर ने ये स्टिल डज नॉट हैव एन लॉन्ग टर्म हैव एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बोला है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑप्शन को निगेट करने से, इस ऑप्शन को उल्टा करने से हमारा कंक्लूजन की वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हमारा कंक्लूजन और वैलिड नहीं होता। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, तो इसीलिए दूसरा वाला तो हो ही सकता है। राइट, अब तीसरा, एयरफोर्स पर्सनल गॉट ट्रेनिंग टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन।
इसको भी नेगेट करते हैं, उल्टा करते हैं। अजम्पशन केसेस में ये बहुत काम आता है नेगेशन। एयरफोर्स पर्सनल की कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनसे ये सब सिचुएशन हैंडल नहीं होता। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बेवकूफ़ है एयरफोर्स को भेजेगा यहाँ पे ठीक करने के लिए, और एयरफोर्स ठीक भी कर देगा बिना एक्सपीरियंस के, बिना कुछ करके? ऑब्वियसली एयरफोर्स को इसका एक्सपीरियंस है, ये अजम्पशन है ऑथर का, इसीलिए उसने बोला कि एयरफोर्स आया और सब कुछ ठीक कर दिया, राइट? नहीं तो वो तो हो ही नहीं पाता ना। तो अगेन देखो कि अगर मैंने स्टेटमेंट या ऑप्शन 3 को नेगेट किया तो हमारा ये पूरा स्टेटमेंट की वैलिडिटी, आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। हमें लगेगा कि यार ये तो वैलिड ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा स्टेप उठाया जो स्टेट नहीं उठा पाती, राइट? ओके, सो 2 और 3 में मैंने ये चीज नोटिस किया कि अगर मैंने उनको निगेट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो हमारे आर्ग्यूमेंट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट? तो ये दोनों तो होंगे ही। और 2, 3 वाले मेरे पास ऑप्शन कौन सा है? सिर्फ ई। इस स्टेज पे ही आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो, अगर आपको क्लैरिटी है प्रोसेस को लगाना कैसे है, जो प्रैक्टिस से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं होता तो मैं यहां पे मार्क करके चला जाता, लेकिन आज की डेट पे हो सकता है कि आपको वो क्लैरिटी ना आया हो, तो आप बाकी वाले ऑप्शंस भी पढ़ लोगे। अगेन मैं इतना एक्सप्लेन आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि आप मेरे जो फ्लो है, थॉट प्रोसेस है, उसको रेप्लिकेट कर सको, राइट? करते वक्त इतना एक्सप्लेन थोड़ी ना करोगे आप अपने आप को, तब तो आप इनको अप्लाई करोगे, इमीडिएट करोगे, जो कि अगले क्वेश्चन में देखूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, राइट? अजम्पशन के ऊपर भी 2, कंक्लूजन के ऊपर भी 2, इस तरह से। तो पहले वाले में मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप अगले वाले में खुद से ये लगा सको, राइट? ओके, नाउ 3 हो गया। 4, अदर स्टेट्स विच कवर मेजर फॉरेस्ट एरियाज विल बी अलर्ट एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। अदर स्टेट आउट ऑफ स्कोप से ही बाहर है, और प्रिवेंटिव मेजर वो लेंगे नहीं लेंगे। अगर मैंने इसको नेगेट कर भी दिया तो क्या कोई भी फर्क पड़ेगा इसके हेल्थ के ऊपर, इस आर्ग्यूमेंट के हेल्थ के ऊपर? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फिर भी ऑथर ये कंक्लूजन दे सकता है, यस और नो, राइट? तो इसीलिए 4 वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 5, ऑल द एनिमल्स इन उत्तराखंड फॉरेस्ट विल बी शिफ्टेड टू अनदर स्टेट फॉरेस्ट एरिया। क्या बात है, यहां पे प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें बात करनी है ना। तो एनिमल्स यहां से दिख के जाया जाएगा, ये तो सोल्यूशन का पार्ट है, अल्टरनेट सोल्यूशन का पार्ट है। ये है कि नहीं है, इसके ऊपर हमारा ये आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी डिटरमाइन नहीं होगी, डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर, राइट? तो देयरफॉर ये भी हमारा अजम्पशन नहीं है, राइट? सो ओनली 2 and 3 इज आवर अजम्पशन, आवर आंसर वुड बी ई। सॉरी, ओनली 2 and 3 वुड बी आवर अजम्पशन। क्लियर है, राइट? पहला क्वेश्चन था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया। अब अगले वाले क्वेश्चन में आप खुद लगाओगे। मैंने ये भी अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, आपको रूल भी पास में दे दिया। पढ़िए, पॉज कीजिए, पढ़िए, करिए और कमेंट में आंसर दीजिए। डन। अब देखिए, इसको मैं अभी करता हूं, सेम कॉन्सेप्ट जाएगा इसमें। Reliance Communication has completed paying Swedish telecom gear maker Ericsson nearly 580 crore, thereby ensuring telco's chairman Anil Ambani does not go to jail. With payment of 460 crore on March 18, the debt-laden telco ends its 18-month-long battle with Ericsson, which had claimed use of maintenance services. Ericsson has received payment along with up-to-date interest and will accordingly be withdrawing the petitions filed for insolvency. राइट? तो इसके 3 पार्ट थे, इसके माइंड में आपको बनाना है तो 3 पार्ट है। एक पार्ट है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना जो ड्यूज थे उनको इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया एरिक्सन को, और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो उसका जो प्रमोटर है, चेयरमैन है, वो जेल नहीं जाएगा, अनिल अंबानी जेल नहीं जाएगा। तो ये एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो उसने पे कर दिया इसलिए जेल नहीं जाएगा, नहीं करता तो जेल चला जाता। नेक्स्ट, फिर इसके ऊपर और एडिशनल डेटा दिया जा रहा है। क्या डेटा दिया जा रहा है कि ये जो 18 मंथ लॉन्ग बैटल चल रहा था, ये पेमेंट किस चीज का था? एरिक्सन ने कुछ मेंटेनेंस सर्विसेज दिए थे रिलायंस को, जिसका पेमेंट नहीं हुआ था। अब इस पेमेंट के मिलने के बाद एरिक्सन जो है अपना पिटीशन वापस ले लेगा इंसॉल्वेंसी का। ये है इसका स्ट्रक्चर समरी। अब असम्पशंस ऑप्शन देखेंगे और देखेंगे। अच्छा, एक चीज आप इसको 4th पॉइंट भी डाल सकते हो, पिछले वाले में भी हमने यूज किया था ऑप्शन नंबर 4 और 5 के लिए, वो है कि अनरिलेटेड, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सेंटेंस। ऐसे ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते ना, राइट? तो ऐसे ऑप्शंस को हम लोग खारिज कर देंगे, जैसे ऑप्शन नंबर 4 और 5 को किया था। आरकॉम्स फाइनेंशियल वोज दो डोंट एंड विद दिस पेमेंट।
It has already defaulted on a 21 crore spectrum payment to the telecom department and needs to pay another 281 crore to the government in April. ये कहता है कि इससे आरकॉम का इशू खत्म नहीं होता आता है, उसके और भी लेनदार है, उसके और भी लोग हैं जिन्होंने उसको पैसे दिए थे, राइट। बट अब बताओ ये अनरिलेटेड नहीं है इस आर्ग्यूमेंट के साथ। इस आर्ग्यूमेंट का पार्ट जो है वो है आरकॉम और एरिक्सन के बीच में जो डील थी, जो डेट था उसको लेके, और वो अगर नहीं देते तो अनिल अंबानी जेल जाता उसको लेके, राइट। तो ये तो अनरिलेटेड हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो आपका ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा सिर्फ ये। तो हम डायरेक्टली 3 भी पढ़ सकते हैं, तो 3 पढ़ते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज में लीड टू द जेल ऑफ चेयरमैन और प्रोमोटर ऑफ द डिफॉल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि अजम्पशन का स्कोप जनरल होता है। यहां पे देखिए, यहां पे हमारा स्कोप है आरकॉम और एरिक्सन की इशू को लेके, पर इसमें कंक्लूजन है कि इससे हमारा अनिल अंबानी जो है जेल जाने से बच गया, तो इसका स्कोप तो है आरकॉम और एरिक्सन। पर यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है इन जनरल स्टेट के लॉ या कंट्री के लॉ के ऊपर कि ड्यूज अगर नहीं देता है तो उसका प्रोमोटर या चेयरमैन जो है जेल में जा सकता है। अब ये जनरल हो गया स्टेटमेंट, बट सोचो अगर ये बंदे का अजम्पशन नहीं है, मान लो ऑथर का अजम्पशन ये नहीं है, उसको लगता है या उसको पता है कि देश का लॉ बोलता है कि अगर तुमने ड्यूज नहीं पे किया तो तुम्हें एक आलीशान बंगला मिलेगा, तुम्हें जेल वेल नहीं जाने को मिलेगा, तुम्हें 10 करोड़ और लोन मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। मतलब आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग द थिंग्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा हुआ तो क्या जिंदगी में कभी ऑथर बोलता कि डेट पे हो गया इसके वजह से अनिल अंबानी जेल जाने से बच गया? नहीं बोलता ना, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैंने नेगेट कर दिया, इस अजम्पशन ऑप्शन को, 3 वाले ऑप्शन को अगर मैंने नेगेट कर दिया तो मेरा आर्ग्यूमेंट जो है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये पूरा धस जाता है, क्योंकि अनिल अंबानी तो फिर जेल जाएगा ही नहीं अगर इसको मैंने नेगेट कर दिया था तो, राइट। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल टू द स्टेटमेंट, टू द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ही झुटला जाएगा अगर ये नहीं होगा तो ये तो अजम्पशन होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है इसको? ऑब्वियसली इसमें प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन मैं किस तरह से आपको एक शॉर्टकट, एक बाई लेन दे रहा हूं इस अजम्पशन क्वेश्चन को करने का, समझ में आ रहा है, राइट। यस, अजम्पशन क्वेश्चंस को हम लोग पूरा समझ के स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, और वो भी मैं डिटेल में सिखाऊंगा जब आपको सीखना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बहुत डिफिकल्ट वाले जो शायद इस तरह से आपको समझ में ना आए, बट 80% क्वेश्चन आपके जो एग्जाम के हैं वो इस तरह से हो जाएगा। तो क्यों नहीं करना है, टाइम क्यों नहीं बचाना है, क्योंकि टाइम बाउंड अप्रोच ही तो रखना है ना हमें, राइट। तो ये जो है पक्का ही अजम्पशन है। नाउ इसी के बेसिस पे मैं डी को मार्क कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। बट अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2 पढ़ना भी चाहिए, बट अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार 2 पढ़ लो। क्या बोलते हैं, बैटल बिटवीन एरिक्सन एंड आरकॉम स्टार्टेड व्हेन स्वीडिश कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी of around 1500 after signing a 7-year draw and opera manage the telecom nationwide network। एडिशनल डेटा दे रहा है। अब इस एडिशनल डेटा को अगर मैं नहीं भी देता हूं तो भी आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, राइट। अगर ये 2017 में नहीं भी चालू हुआ है, 2019 में चालू हुआ है, 18 में चालू हुआ है, तो भी ये हो सकता है, राइट। तो इसके होने या ना होने से हमारे आर्ग्यूमेंट के हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसीलिए 2 को भी एलिमिनेट कर सकता है। मैं 2 को एलिमिनेट करके आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑप्शंस का ये चॉइस था ही नहीं, तो इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे कंक्लूजन क्वेश्चन। तो जैसे पहले वाला एजम्पशन क्वेश्चन है उसी की तरह मैं पहले वाले कंक्लूजन क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट को पहले बता दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन करना। पहले याद रखिएगा कि कंक्लूजन क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन, मतलब उसको करने होते हैं ये सोच के कि ये कि इस केस के बाहर नहीं जाएगा, इसका स्कोप इससे जनरल नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक होगा, राइट। और हमेशा याद रखिएगा कि इसमें कोई नया वेरिएबल रीस्टेटमेंट्स हमें अवॉइड करना होता है, राइट। तो जैसे कि जैसे बोला हुआ है उसी को उठा के हम अगर बोल दे तो उसको कंक्लूजन नहीं बोलते, उसको रीस्टेटमेंट बोलते हैं। सेकेंडली, कोई नया वेरिएबल नहीं डालते हम लोग कंक्लूजन में, हम एक्सटेंड कर सकते हैं आइडिया को, बट एकदम से अलग कुछ हम लोग कंक्लूजन में नहीं डालते हैं। किस तरह की चीजें कंक्लूजन हो सकती है? समरी, पार्शियल या फुल समरी ऑफ द स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन कि ये अगर प्रॉब्लम है सोल्यूशन क्या है, राइट। इस तरह की चीजें जो है ऑप्शंस जो है आपका
कंक्लूजन हो सकता है। क्लियर, राइट? अब देखिए, इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए एंड देन डू इट एंड देन गिव योर आंसर फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन। डन? नाउ, in signs of a de-escalation in the 9-month-long India-China border standoff, both sides have kicked off initial disengagement in eastern Ladakh's Pangong Tso area by pulling back some tanks, howitzers and armored vehicles. This is an achievement, albeit small है but achievement है, of sustained diplomatic endeavor between the two countries. तो हुआ क्या है, पहले तो ये बताओ कि डेटा क्या है इसमें। अच्छा, जब मैं आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूं तो आर्ग्यूमेंट के दो पार्ट होते हैं मोस्टली। एक पार्ट होता है जिसमें हम डेटा देते हैं और उस डेटा को कनेक्ट करने वाला लॉजिक देते हैं, और एक पार्ट होता है जिसमें इसके बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ कंक्लूड करते हैं। ये मोटा मोटा आर्ग्यूमेंट का पार्ट है। आज के लिए इतना जान लो, जब हम और एक्सप्लेन करेंगे और क्लासेस लेंगे तो उसमें मैं और डीप में जाऊंगा। तो ये डेटा जो है इसको हम लोग कहते हैं फैक्ट, राइट? इसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, फैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जो वेरीफाइबल हो। ठीक है, सच होने की जरूरत नहीं है, वेरीफाइबल होने की जरूरत है। डिफरेंस क्या है? जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फैक्ट भी है, सच भी है, राइट? वेरीफाइबल भी है, और सन वैसे राइजेस इन द ईस्ट, सनराइज नहीं करता है, अर्थी मूव करता है, बट इन जनरल कॉमन नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूं ना। अब सन राइजेस इन द वेस्ट, ये फैक्ट है कि नहीं है? हाँ है। सही है कि नहीं है? नहीं है ही है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया फॉल्स फैक्ट। वेरीफाइबल तो है ना, सुबह उठो, अगर सुबह उठ सकते हो और देखो सूरज किस तरफ से उगता है, आपको दिख जाएगा कि वो ईस्ट से उगता है। तो वो जो स्टेटमेंट था सन राइजेस इन द वेस्ट, ये गलत हो गया, लेकिन ये फैक्ट है, वेरीफाइबल है, राइट? ठीक है, सो ये होता है फैक्ट और ट्रूथ के बीच में डिफरेंस। तो ऑल ट्रूथ आर फैक्ट्स बट ऑल फैक्ट्स आर नॉट ट्रू। नाउ अब यहां पे ये आ जाता है, तो मैंने आर्गुमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, तो अब मैं वापस आ रहा हूं इस पे। तो ये वाला जो पार्ट है, इन साइंस ऑफ डी-एस्केलेशन बोथ साइड्स ऑफ किक्ड ऑफ इनिशियल डिसएंगेजमेंट, ये फैक्ट है, ये डेटा है। इसके ऊपर कंक्लूजन कि ये अचीवमेंट है, ये ऑथर का कंक्लूजन है कि दिस इज एन अचीवमेंट, स्मॉल अचीवमेंट है। ये भी ऑथर का कंक्लूजन है कि स्मॉल है लेकिन अचीवमेंट है। किस चीज का अचीवमेंट है? डिप्लोमेटिक एंडेवर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये सारा कुछ हुआ कैसे ना, ये है उसका कॉज। समझ में आया, राइट? तो कॉज क्या है? कॉज है डिप्लोमेसी। ठीक है, कॉज क्या है दोस्त? डिप्लोमेसी। अच्छा, उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट है डिसएंगेजमेंट। उसका इफेक्ट क्या है दोस्त? डिसएंगेजमेंट। और कंक्लूजन क्या है देयरफॉर ऑथर का स्टेटमेंट में? कि स्मॉल अचीवमेंट है ये। क्लियर? ये है इसका माइंड मैप, ये है इसका समरी। हो गया। अब इसके बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। Choose the ones which can be concluded from the passage. Sustained talks had seen the two sides reach an agreement for disengagement by both sides at Pangong. अब ये हो सकता है भाई, सस्टेन टॉक्स, ये एक समरी जैसा नहीं है। सस्टेन टॉक्स हुआ है दोनों साइड से, डिप्लोमेसी मतलब दोनों साइड से होता है। एक एग्रीमेंट रीच हुआ है तभी जाके डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो मैंने अभी माइंड में बनाया था उसी का समरी तो है ही है, राइट? तो वन तो डेफिनेटली हो सकता है, और मैंने बोला भी था यहां पे पार्शियल और फुल समरी, तो वन होगा। तो अब लेकिन वन वाले तो ऑप्शन ये तीनों है ना, तो देखते हैं। Entire process of sequential disengagement, de-escalation and de-induction will take time with the progress being monitored and verified at every stage. नया डेटा नहीं है, ये कुछ भी यहां पे डिस्कस किया गया है, राइट? ये तो खुद से और एडिशनल डेटा आना हो गया ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया। अब हमारे पास बचा ओनली वन और ओनली 1 and 3। The area along the LAC around the Pangong Tso will be designated as a temporary no patrol zone. Again, new variable, right? अगर new variable है वो हो नहीं सकता, तो 3 भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 1। क्लियर है, राइट? ओके, तो इस तरह से इस चीज को देखो। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो एक बार फिर से देख लो एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि ये बिकॉज इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स वेरी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अपने दिमाग को वो आदत नहीं है ना, हमारे दिमाग को ज्यादातर आदत है कि क्या लग रहा है उससे आंसर करना, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट।
ये भी कंक्लूजन का क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना, दो क्वेश्चन हर एक टाइप का मैंने दिया है। अब इसको ट्राई करो खुद से। डन, डाल दिया आंसर कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं इसका क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन था। 80% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ एडुलैब लिमिटेड अर्न मोर देन 5000 पर मंथ। 70% ऑफ एडुलैब लिमिटेड वर्क एज सुपरवाइजर, राइट। तो ये है एडुलैब लिमिटेड जिसके पूरे एम्प्लॉइज का 80% जो है 5000 से ऊपर कमाते हैं, 5000 से ऊपर कमाते हैं, राइट। अब ये जो 100% है इसी का 70% कहता है कि सुपरवाइजर है, तो पक्की सी बात है कि ये जो 30% सुपरवाइजर नहीं है, अगर ज्यादा से ज्यादा ये 30% पूरा ये 80% में हो जाता है तो भी देयर वुड बी 50% पीपल ऑफ ऑल एडुटैप एम्प्लॉई जो कि सुपरवाइजर भी है और 5000 से ऊपर भी कमाता है। यस और नो? एटलीस्ट इतना तो होगा। तो सुपरवाइजर भी है, 5000 से ऊपर कमाता है, ये कितने लोग होंगे? 50% से लेके पूरा का पूरा 70% भी हो सकता है, राइट। ओके, ये पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया, राइट। अब यहां पे ऑप्शन पे जाते हैं। ऑल सुपरवाइजर्स अर्न मोर देन 5000 पर मंथ, ये नहीं बोल सकते। मैंने बोला ना 50% टू 70%, कुछ तो हो ही सकता है कि जो ना हो, तो इसको हम रख देंगे। अब यहां पे ना प्रॉब्लम है ऑप्शन में, इसको ना हम ये वाला तो हटा सकते हैं, ये वाला तो हटा सकते हैं, पर इन दोनों में से हम लोग नहीं हटा सकते हैं। ओ सी का ये ना नन फॉलोज इधर था, ठीक है, ये आपको समझ ही आ गया होगा। नन फॉलोज ना इधर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्योंकि आइदर और है तो हमें 2 पढ़ना ही पड़ेगा। लेस देन 100% ऑफ सुपरवाइजर्स अर्न मोर देन 5000 पर मंथ। अब देखिए यहां पे ये भी आप पक्के से नहीं बोल सकते। हो सकता है कि 70% सुपरवाइजर है ना, ये कि सबके सब जो है 5000 से ऊपर कमाते हैं, हो ही सकता है। अब ये अगर हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये भी अकेला नहीं है, तो ये भी चला गया, तो मेरे पास बचा क्या? नन ऑफ द फॉलोज और आइदर 1 और 2। अब आइदर 1 और 2 के वाले केसेस जहां पे ऑप्शन में है ना, उन दोनों को एक साथ अपने दिमाग में सोचो। या तो 70% जो सुपरवाइजर है वो सबके सब 5000 से ऊपर कमाते हैं, वो हो सकता है एक केस, क्योंकि 80% लोग उसे कंपनी में 5000 से ऊपर कमाते हैं, तो ये एक केस हो सकता है। या तो उससे कम लोग कमाते हैं, क्योंकि 70% सुपरवाइजर है ना, इसमें से इसका 50% नहीं, ओवरऑल का 50% जो कि सुपरवाइजर है और वो है, इतना तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा जो 5000 और सुपरवाइजर से ऊपर कमाता है और 5000 से ऊपर कमाता है। तो अगर ये दोनों को एक साथ मिला ले, इन दोनों के बाहर आंसर आपका हो ही नहीं सकता। या तो सारे सुपरवाइजर 5000 से ऊपर कमाते हैं, या तो लेस देन 100% 5000 से ऊपर कमाते हैं, राइट। तो ये दोनों के बाहर तो आंसर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए आइदर और आपका आंसर होगा इस केस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन डाल दिया था। अगर आप सोचोगे तो आंसर कर पाओगे। अगर आपका तरीका सॉल्व करना है क्रिटिकल रीजनिंग का कि सर फॉर्मूला है उसी से कर लिया, तो आप ये कभी नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप खुद से ये सारा अराइव कर सको थ्रू योर जनरेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, राइट। ओके, इसमें जहां जहां पे आपको हेल्प चाहिए होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, मैं आगे के क्लासेस का उस हिसाब से प्लान करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या टाइप का क्वेश्चन है? ये टाइप है इन्फरेंस। अब ये क्योंकि नया टाइप है, ये पहले बता दूंगा, उसके बाद आप पॉज करके करना है इसको। अब इन्फरेंस एक बहुत ही स्पेशल सा चीज है। देखिए इन्फरेंस के साथ क्या है कि इन्फरेंस ना एक जेनरिक से टर्म है, मतलब है कि मेरे पास जो आर्गुमेंट दिया है उससे क्लियर है। तो अब ये आप बोल सकते हो कि सर तो फिर अजम्पशन और कंक्लूजन भी तो इन्फरेंस हुए एक तरह का। हाँ हुए, राइट। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, आधे से ज्यादा लोग आपको मिसगाइड कर देंगे इन चीजों में, तो इसीलिए आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप दोस्तों के साथ बात करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि सही क्या है। तो अगर आपका दोस्त गलत कुछ बोल रहा है, आप उसको करेक्ट भी कर पाओगे, राइट। अब कंक्लूजन और एजम्पशन भी इन्फरेंस ही हुए, और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि व्हाट एजम्पशन कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, इस तरह के सेंटेंसेस भी आपने देखा होगा, राइट। तो अब ये तो हो गया एक टाइप ऑफ इन्फरेंस, बट इन्फरेंस इससे बियॉन्ड भी जा सकता है, जैसे एनालॉगस केसेस, मतलब सिमिलर केसेस, वो भी इन्फरेंस हो सकता है।
बिल्डअप केसेस, मतलब इस केस के ऊपर बिल्डअप करके और आगे क्या जा सकता है, वो भी एक टाइप ऑफ इन्फरेंस हो सकता है, राइट। और इस तरह के केसेस जहां पे ये तो कुछ फेवरेट है ही, और भी कुछ केसेस है जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, वो भी एक टाइप का इन्फरेंस ही आप बोल सकते हो। प्रॉब्लम बता दिया, आगे क्या करना चाहिए। फिर कॉज इफेक्ट टाइप का, मतलब कॉज बता दिया, इफेक्ट क्या हो सकता है, वो भी एक बिल्डअप टाइप का केस हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो इन्फरेंसेस में इंक्लूड हो सकती है। द बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखनी है, क्लियर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ये बेसिक पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन को पॉज करके करिए और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। डन। अब देखिए, दिस बेंचमार्क इज इंक्रीजिंगली अप्लाइड इन चूजिंग हु विल बी हायर्ड एंड हु विल नॉट बी हायर्ड, हु विल बी लेट गो, हु रिटेन्ड, हु पास्ड ओवर एंड हु प्रमोटेड। कितना अजीब सा स्टेटमेंट है ना, कि कोई एक बेंचमार्क है जो इंक्रीजिंगली अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेशन और बढ़ती रहेगी। किन किन काम के लिए, किसको हायर करना है, किसको हायर नहीं करना है, किसको नौकरी से निकालना है, किसको रख देना है नौकरी में, किसको प्रमोट नहीं करना है, किसको प्रमोट करना है। 6 चीजें, मतलब 6 इन्होंने मेंशन किया है कि एक बेंचमार्क है जो इंक्रीजिंगली अप्लाई किया जाएगा इन 6 काम के लिए, राइट। जिसमें जितने भी एचआर का काम है वो इस बेंचमार्क से ही होगा, सीधी सी बात है। अब इन्फरेंस देखते हैं। द बेंचमार्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये इन्फर कर सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंगली अप्लाइड, इज इंक्रीजिंगली, अच्छा ये फ्यूचर टेंस में भी नहीं है, ये बोल इज इंक्रीजिंगली अप्लाइड, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, ये इसकी एप्लीकेशन बढ़ती जा रही है। तो यहां पे भी प्रेजेंट टेंस में हम बोल सकते हैं इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पॉलिसी, क्योंकि सब कुछ तो आपने इसी में से लिया। किसको प्रमोट करना है, नहीं करना है, किसको हायर करना है, नहीं करना है, किसको निकालना है, नहीं निकालना है, सब कुछ तो इसी से कर लिया। तो ये इन्फ्रेंस है, राइट। ओके, तो देखो ये अगर आपको नहीं क्लियर होता तो ये आप इन्फ्रेंस नहीं मार्क कर सकते। होपफुली आपने ये मार्क किया है, अगर नहीं मार्क किया आप समझ लो क्यों है। नेक्स्ट, दोज हु आर नॉट हायर्ड डू नॉट मेक इट टू द बेंचमार्क। अब देखो ये किस तरह का चीज है, ये कंक्लूजन हो गया। अब कंक्लूजन भी तो एक टाइप का इन्फरेंस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम बोल सकते हैं कि किसको हायर करना चाहिए, किसको नहीं हायर करना चाहिए, वो भी ये बेंचमार्क डिसाइड करेगा। तो अगर कोई हायर नहीं हुआ, इससे हम बोल सकते हैं कि वो इस बेंचमार्क में खड़ा नहीं उतरा है, राइट। तो वो भी एक टाइप का इन्फरेंस हो गया, राइट। इसीलिए ये भी अगर नहीं पता होता आपको तो ये इसको आप इन्फरेंस नहीं मार्क करते। क्लियर है, राइट। सो यहां पे बोथ 1 and 2 फॉलोज होगा, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इन्फरेंस का क्वेश्चन। अब ये खुद कीजिए। डन, आंसर बता दिया आपने। अब देखिए, वी वुड बी मच बेटर ऑफ प्लेइंग द हैंड दैट हिस्ट्री हैज डेल्ट अस। प्लेइंग द हैंड मतलब ये कार्ड गेम में यूज होता है कि हमारे पास जो कार्ड डेल्ट हुए हैं उसी को यूज करके हमें जीतना है गेम। तो यहां पे कार्ड तो नहीं है, यहां पे हिस्ट्री ने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं डील करने के लिए, और हम अच्छा करेंगे अगर उसी के ऊपर प्ले करेंगे। एंड लीवरेज द यूनिक एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स और टेक्नोलॉजी। तो अब नेक्स्ट पैमाने में जा रहे हैं कि हमारे पास हिस्ट्री ने जो जो दिया है उसको लीवरेज करें। और किसके लिए ये लीवरेज करें? एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी, राइट, दैट इंग्लिश कैन अफोर्ड टू अस। अब हमें समझ में आया, हिस्ट्री ने हमें इंग्लिश का एक डील दिया है, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे। ये आउटसाइड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि तो हमारे पास हिस्ट्री ने इंग्लिश दिया है, तो उसको हमें यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट पे एंट्री लेने के लिए, राइट। वी विल बी इन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर हमारे पास ज्यादा एडवांटेज है अगर उसको हम स्ट्रेंथ बना के खेले, उसको आप स्ट्रेंथ बना के खेले जैसे कार्ड में खेलते हैं। और यूज द ताजमहल। अब देखो पॉइंट को चेंज भी कर रहा है, मतलब आर्गुमेंट को नहीं चेंज कर रहा है और एक एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है। और यूज ताजमहल टू ग्रो टूरिज्म एंड क्रिएट लाइवलीहुड। अब देखो हिस्ट्री के दो पहलू को ऑथर ने यहां पे यूज किया। एक, इंग्लिश, हमें हिस्ट्री से इंग्लिश मिला है तो उस इंग्लिश को यूज करके हमें इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में घुसना चाहिए। हिस्ट्री ने हमें ताजमहल दिया है, राइट, उसको सामने रख के हमें टूरिज्म बढ़ाना चाहिए और लाइवलीहुड बढ़ाना चाहिए। तो ये दोनों एंगल को रख के, अलग अलग एंगल है लेकिन रख के कुछ
एक यूनिक चीज ऑथर बोलना चाहता है, और वो यूनिक चीज क्या है, वो कंक्लूजन क्या है कि दोस्त हिस्ट्री ने हमें जिस चीज पे भी जो दिया है उसका फायदा उठाओ, तभी जाके तुम्हारे लिए अच्छा है या हमारे लिए अच्छा है। ठीक, अब हम ऑप्शन देखेंगे इन्फरेंस का। व्हाट्स डन इज डन एंड नो अमाउंट ऑफ कल्चरल वॉर्स कैन हेल्प अस अनडू इट, स्पेशली व्हेन देयर आर मोर अर्जेंट इकोनॉमिक बैटल्स टू फाइट। अब यहां पे ना बहुत लोग इसको मार्क कर सकते हैं कि सर ये तो लग रहा है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ऑथर का जो एक सेंस है वो तो समझ में आ रहा है ना कि आज की डेट पे जब हम, लेकिन इसके लिए हमें बाहर का इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें पता है कि हम बहुत बार ये बोलते रखते हैं कि यार अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है, राइट, जो ताजमहल है वो हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करके बनाया गया है, ऐसी चीज़ है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इसको लेके लोग आपस में लड़ रहे हैं और इसको लेके कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जबकि ऑथर का मानना यह है कि इन प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड जाके इनको लेवरेज करके, स्ट्रेंथ की तरह यूज करके हम फायदा उठा सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए, राइट। पर ये तो हो जाएगा एक्स्ट्रा डेटा जो समझ में आ रहा है कि ये उसी कॉन्टेक्स्ट का है, लेकिन इतना तो क्लैरिटी के साथ नहीं बोला गया ना, तो हम एज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं, हम तो कुछ एज्यूम ही नहीं कर सकते। जो भी दिया गया उसी के बेसिस पे हमें जो करना है, जो उस तरह का भी क्वेश्चन आर्गुमेंट बेस पे आएगा। तो ये जो ए है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप, जैसे मैंने कंक्लूजन में बोला था ना कि इस तरह की चीजें कि जो अनरिलेटेड है, बियॉन्ड द स्कोप है, अनरिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है बट बियॉन्ड द स्कोप है, बहुत ऊपर है इसका जो वो है, बहुत कुछ हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा, तो इसको एलिमिनेट करना है। आवर प्रेजेंट नीड्स टू बी द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड द पास्ट मस्ट बी इन द सर्विस ऑफ द प्रेजेंट। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, राइट, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये ऑलमोस्ट अगर आप सोचोगे तो एक तरह का अजम्पशन है कि बंदा ये सोचता है कि पास्ट से हमें, हिस्ट्री से जो भी विरासत मिली है उसको प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए यूज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस सेंटेंस से हमें वो दिखता भी है, वो इन्फरेंस हमें दिखता भी है, तो एक बेस अजम्पशन या प्रेमाइज बोल सकते हो जो कि स्टेटेड है, बिकॉज तो वो रूल ऑथर का है अपने दिमाग में, वो दिखता है यहां पे। तो कैन वी इन्फर टू? यस, वी कैन इन्फर टू ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट, ओके। तो next, indeed, if there is a real lesson of history to heed, it is that future oriented societies frequently overwhelm past oriented society. अब ये तो outside the scope हो गया ना, ये unrelated and outside the scope, इसको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। हिस्ट्री isn't a fall from great heights, कहां से आ गया, क्या है ये, अगेन अनरिलेटेड, सिर्फ हिस्ट्री नाम यूज कर लिया तो ये कॉन्टेक्स्ट के साथ तो रिलेट ही नहीं हो रहा है ना। इट इज बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दैट हैज लेफ्ट मेनी मोर ऑफ अस नोइंग इंग्लिश देन संस्कृत और पाली। अब ये बोल सकते हो, पहली बात तो संस्कृत और पाली एकदम से अलग आ गया, ठीक है, अगर वो यू अज्यूम कर लिया, अज्यूम नहीं करना है बट अगर कर भी लिया, लेकिन ये जो है कि कितने लोगों को संस्कृत पाली जानते हैं और कितने लोग इंग्लिश जानते हैं, ये डेटा जो है क्लैरिटी नहीं देता है इतने से पैराग्राफ में। तो ये तो पूरा का पूरा मेरा एजम्पशन हो जाएगा, ऑथर का तो छोड़ ही दो, ये मेरा एजम्पशन हो जाएगा। ऑथर का एजम्पशन इन्फरेंस हो सकता है, मेरा तो नहीं हो सकता ना। तो ये अगेन उसी के वजह से एलिमिनेट हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है, राइट। तो ये हो गया आपका इन्फरेंस। अब हम लोग करेंगे लास्ट टाइप, जो कि लास्ट दो क्वेश्चंस होंगे, वो है वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। इन दोनों के लिए अलग अलग रूल है, तो पहले मैं बता दूं, एक दोनों के लिए अलग अलग रूल है लेकिन रिलेटेड है। अब आर्ग्यूमेंट मैंने बोला क्या होता है, अब आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन या वीकन कैसे किया जाए, आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन या वीकन, या पहले वीकनिंग का, क्योंकि ये वीकनिंग वाला क्वेश्चन है तो वीकनिंग वाला देख लेते हैं कैसे किया जाए। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, मैंने क्या बोला, फैक्ट होता है, मतलब डेटा होता है, कंडीशंस होते हैं, ठीक है, कंडीशन जिनको प्रेमाइज कहते हैं, और उसी के बेसिस के ऊपर हमारा कंक्लूजन होता है। तो जो भी स्टेटमेंट इस कंक्लूजन के ऊपर डाउट क्रिएट करेगा, जो भी स्टेटमेंट इस कंडीशन के वैलिडिटी को क्वेश्चन करेगा, जो भी स्टेटमेंट इस फैक्ट को नकार देगा, क्योंकि ये फैक्ट और कंडीशन के बेसिस के आधार के ऊपर ही तो कंक्लूजन स्टैंड कर रहा है ना, और यही आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट ये तीनों में से कोई भी एक काम करेगा, वो आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन को नेगेट करके स्टेट करना इज नॉट वीकनिंग आर्ग्यूमेंट, ये याद रखिए। ऐसा स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, क्या क्या चीज वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट हो सकता है? ऐसा चीज जो आपको आपके जो फैक्ट दिया हुआ है उसके ऊपर डाउट क्रिएट करता है, ऐसा चीज जो आपके
कंडीशन जिसके ऊपर बेस करके कंक्लूजन ऑथर ने दिया है उसको उसके ऊपर डाउट क्रिएट करता है, कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन देता है, या ऐसा चीज जो कि अजम्पशन को निगेट कर देता है। ये तीनों मिला के कंक्लूजन के ऊपर ही इफेक्ट डालेगा ना, राइट। तो इन तीनों में से जो भी आएगा वो आपका वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट है, राइट, ओके। अब इसमें प्रायोरिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये हमें और डिटेल में जानना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना जान लो कि नेगेशन ऑफ अजम्पशन, नेगेशन ऑफ कंडीशन, नेगेशन ऑफ फैक्ट, कंडीशन और प्रीमाइस एंड नेगेशन ऑफ फैक्ट। तो कॉन्ट्रास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जो भी डायरेक्शन है आर्ग्यूमेंट का उससे उल्टा, उसका कॉन्ट्रास्ट वो वीकन करेगा। अब उसके बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन को कीजिए पॉज करके और आंसर बताइए। डन। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टडी, एयर पोल्यूशन अकाउंट्स फॉर 1 out of every 8 deaths in India. India has one of the highest annual average ambient particulate matter exposure. The effects of PM 2.5 are more dangerous than any other particulate matter, as these particles with a size equal to or smaller than 2.5 mm can easily get into respiratory tract and settle in the lungs, and some may even get into our bloodstream. Right? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बोला कि क्या एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है 1 out of every deaths in India एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया, एक फैक्ट हो गया कि 1 out of 8 डेथ एयर पोल्यूशन के वजह से होता है, ठीक है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, PM 2.5 एक्सपोजर लेवल। अब आपको बाकी सारा चीज नहीं भी समझ में आया, इतना तो समझ में आया कि PM 2.5 जो चीज है वो खतरनाक होता है और उसका हाईएस्ट एनुअल एवरेज इंडिया में है, वन ऑफ द हाईएस्ट एनुअल एवरेज। क्यों वो खतरनाक है? क्योंकि ये इतने छोटे 2.5 mm से भी छोटे पार्टिकल्स है, ये हमारे अंदर फेफड़ों तक पहुंच जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, इसीलिए ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये पार्ट है रीजन PM 2.5 व्हाई इट इज डेंजरस, ठीक है, राइट। ये है डेटा और PM 2.5 और एक डेटा है, डेटा टू PM 2.5 वन ऑफ हाईएस्ट इज इन इंडिया, राइट, ओके। अब हमें असर्शन को वीकन करना है, मतलब आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है। अब देखो कॉन्ट्रास्टिंग क्या है, कोई भी इनमें से पॉजिटिव की तरफ, एयर पॉल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता है या पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि जो भी इसको सपोर्ट करेगा कि एयर पॉल्यूशन के तरफ से वजह से हमारा नुकसान होता है, वो तो इसको सपोर्ट कर रहा है। एटलीस्ट 11% ऑफ प्रीमेच्योर डेथ इन पीपल लेस देन 70 years ऑफ एज इज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। अगर हम इस चीज को देखें, इस ऑप्शन को देखें, तो ये तो क्लियर है कि ये तो सपोर्ट कर रहा है, ये तो बोल रहा है कि भाई प्रीमेच्योर डेथ होता है। तो 1 वाले ऑप्शन गए, ये वाले गए, ठीक है। अब 2 और 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 1.7 years इफ pollution levels will get lower than minimum levels associated with health loss। यहां पे भी तो सेम काम कर रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा। तो इससे तो पता चल रहा है कि पोल्यूशन लेवल के होने से हमारा नुकसान है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ये भी हो गया। अब 3 बचा है, देख लेते, नन ऑफ दीज है, तो इसलिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा। देयर आर टोटल ऑफ 7 cities ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 वर्ल्ड सेफेस्ट सिटीज टू ब्रीथ। अब ये कुछ कॉन्ट्रास्टिंग हो गया। ओ भाई, अगर वर्ल्ड के 20 में से 7 इंडियन सिटी सेफेस्ट में है, ये तो मैच नहीं खा रहा है यार। इंडिया अगर इतना ही वो है, गंदा है, तो वर्ल्ड के 7 सिटी सेफेस्ट में से कैसे हो सकता है? डाउट क्रिएट हो गया। देखो हमने यहां पे क्या यूज किया, नेगेटिव फैक्ट। एक नेगेटिव फैक्ट देखे हमने डाउट क्रिएट कर दिया हमारे माइंड में कि, या उसने ऑप्शन देखे हमारे माइंड में डाउट क्रिएट कर दिया कि हो सकता है इंडिया उतना पोल्यूटेड ना हो, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तब तो पूरा बेसिक डगमगा जाएगा ना। तो इसीलिए ये ओनली 3 होगा आंसर हमारा वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट का। क्लियर है, राइट, ओके। अब स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, या सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट। इसमें फैक्ट और लॉजिक जो है क्रिएट करता है ट्रस्ट, उसमें डाउट क्रिएट करता है, इसमें ट्रस्ट क्रिएट करता है कंक्लूजन के ऊपर और आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी के ऊपर। और इसीलिए इसका जो नेचर होता है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट होता है। उसमें कॉन्ट्रास्टिंग होता है, इसमें पैरेलल होता है, राइट। तो सिमिलर है, जस्ट उल्टा है। तो इसको अब करिए, पॉज करके करिए और आंसर बताइए। डन। अब देखिए, ongoing COVID surge across countries has catalyzed an unnecessary debate on how far governments can go in mandating individual vaccination to limit collective health risk.
Governments often has to restrict mobility to manage the pressure of healthcare infrastructure, and the data now shows that unvaccinated people are more likely to be hospitalized, which means that their choice has consequence for others. Right? तो पहले तो बता रहा है कि ये जो कोविड का सर्ज हुआ है उसके वजह से एक अननेसेसरी डिबेट हुआ है. पहली ये बात सब जो ऑथर को लगता है कि ये डिबेट अननेसेसरी है on how far governments can go in mandating individual vaccination to limit collective health loss. मतलब ऑथर का क्या सेंस है कि ये डिबेट होना ही नहीं चाहिए. गवर्नमेंट इंडिविजुअल वैक्सीनेशन मैंडेटरी करेगा या नहीं करेगा कलेक्टिव हेल्थ रिस्क को कंटेन करने के लिए, ये डिबेट ही नहीं होना चाहिए. अब इससे तो हमें पता चलता है कि ऑथर जो है कोई एक डायरेक्शन में सपोर्ट करता है. या तो वो बोल रहा है कि कोई डिबेट ही नहीं है, सबको अपना चॉइस होना चाहिए, और या तो ये ऑथर बोलना चाहता है कि कोई डिबेट ही नहीं है, गवर्नमेंट को रूल बना देना चाहिए कि सबको लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा. इन दोनों में से क्लियर नहीं है पहले सेंटेंस से, उसके लिए आगे जाना पड़ेगा कि ऑथर किस डायरेक्शन में अपना डिसीजन दे रहे हैं. उनको लगता है अननेसेसरी है तो इसका उनका लॉजिक क्लियर है, ये हमें पता है. Governments often has to restrict mobility to manage the pressure on healthcare infrastructure, and data shows unvaccinated people are more likely to be hospitalized, means that their choice has consequence for others. अब क्लियर हो गया क्योंकि उन्होंने एक डेटा कोट किया, फैक्ट दिया. डेटा बोला कि भाई डेटा दिखाता है रिसर्च का कि उनके वजह से दूसरों को नुकसान होता है, जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं उनकी वजह से दूसरों को नुकसान होता है. अब 2 और 2 4 बनाओ. अब इस बेसिस के ऊपर पिछला वाला सेंटेंस अगर सोचोगे तो क्या लगेगा कि जब मेरे वजह से दूसरों को नुकसान होगा और ऑथर इसको अननेसेसरी डिबेट बोल रहा है, तो इसका मतलब ऑथर क्लियर है कि इसमें कोई डिबेट है ही नहीं, गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए वैक्सीन. ठीक है, यही है ऑथर का स्टैंड. अब हमें इस स्टैंड को सपोर्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहां बोल भी दिया गया है आपके आसानी के लिए, लेकिन अगर नहीं भी बोल दिया गया था तो आप बोल सकते हैं शुड डिस्करेज द अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, मतलब मैंडेट करेगा कि सब लो वैक्सीनेशन. राइट, बट ये अगर नहीं भी बोलते ना तो भी आपको पता है क्या है, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब ऑप्शंस देखते हैं. कैनाडाज क्यूबेक प्रोविंस, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड in Canada's has introduced a special tax on the unvaccinated. ये तो इसी लाइन पे है ना कि अगर तुम अनवैक्सीनेटेड हो, तुम रिस्क हो, तो तुम्हारे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा. तो दिस इज इन लाइन, दिस सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए डिस्करेज करने के लिए अनवैक्सीनेशन को. इन द यूनाइटेड स्टेट द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड फेडरल गवर्नमेंट मैंडेटरी वैक्सीन प्रपोजल. राइट, तो 1 तो है, तो 1 अगर है तो 1 ये हो सकता है या ये हो सकता है. अब यहां पे हमें 2 देख लेते हैं. राइट, 2 में इन द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड अ फेडरल गवर्नमेंट मैंडेटरी वैक्सीन प्रपोजल. मतलब एक वैक्सीन मैंडेटरी प्रपोजल गवर्नमेंट ने लाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उल्टा कर दिया, बोला नहीं ये मैंडेटरी नहीं है. यार ये तो वीकेंड कर रहा है, हमें तो चाहिए कि वो मैंडेट करे, तो ये तो उल्टा जा रहा है, पैरेलल तो नहीं हुआ, तो ये हमारा गलत है. तो गलत है तो ये नहीं हो सकता. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है 1 और 3, तो आपका सी ही आंसर होगा. आपको अगर पढ़ना है तो 3 पढ़ सकते हो, उसमें भी आपको पैरेलल रीजनिंग दिखेगा, अपहेल्ड टाइटर वैक्सीन पास फॉर एक्सेस टू सम पब्लिक सेटिंग्स, सेम चीज. राइट, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन. क्लियर है? हाँ, चलिए. सो नाउ टाइम फॉर समरी. मैंने क्या किया, आपने देखा, मेरा प्रोसेस देखा, उसी को आपको फॉलो करना है अगले बार जब क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप इस नेचर के उठाओगे. पहला, मैंने आर्ग्यूमेंट को ब्रेक डाउन करके माइंड मैप बनाया हर केस में. उससे मुझे आइडिया आया फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, डेटा क्या है, प्रेमाइस क्या है या कंडीशन क्या है और कंक्लूजन क्या है. एक्सटर्नल नॉलेज मैंने यूज नहीं किया, बार बार उससे हटता रहा और उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करता रहा. ऑप्शंस को यूज किया. अगर हमने ऑप्शंस को यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा. ओके, तो ऑप्शंस को यूज करो. हाँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा क्योंकि आपको क्लैरिटी आ जाए, लेकिन अगर मुझे करना होता तो मैं कैसे ऑप्शंस के साथ करता वो भी मैंने बता दिया ना. एंड फाइनली हैव कॉन्फिडेंस इन योर लॉजिक, इन योर सेल्फ. राइट, अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखो और इसको इस तरह से अप्रोच करो और देखना कि आपकी सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग नहीं, जैसे कि मैंने बोला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजिम्बल, हर जगह पे ये आपको हेल्प करेगा. राइट, ओके. तो जैसे मैंने आपको कहा कमेंट सेक्शन में आप वो कौन कौन से एरिया में इश्यूज होता है और कोई बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में दीजिए.
आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी बताया है, और कहीं आपका डाउट है तो वो लॉजिक भी शेयर किया है. आई विल गो थ्रू देम, एंड जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. ओके, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच, एंड बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट.